मेरे गांव के आसपास में कुछ ऐसी जगह जरूर मैं जानता था जहां पर भूत प्रेत लोगों को नजर आते थे। लेकिन उस जगह से मैं भी गुजरता था, कभी कभी आधी रात को, कभी कभी सही टाइम पर। लेकिन मुझे अभी तक कोई भूत प्रेत मेरे सामने नहीं आए थे। तो मैं सोचने पर बेबस हो जाता था कि आखिर भूत प्रेत क्या किसी खास लोगों को दिखाई देते हैं, या फिर क्यों लोगों को नजर आते हैं, ऐसे कैसे होता है। मैं इनके बारे में अब जानने के लिए व्याकुल हो उठा था, लेकिन कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी आगे थोड़ा सा सुनाए हैं उनका नाम है देशराज जी, उत्तर प्रदेश आगरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। 1998 साल 1998 की ये घटना इनके साथ में घटी थी। देशराज जी एक छोटे से गांव का रहने वाले थे। पहले तो वो मुंबई में काम किया करते थे, होटल के ऐसे कुछ जो नॉनवेज वगैरह बनाने का काम करते थे। वहाँ पर उन्होंने 2-3 साल काम किया। अब उनके जो परिवार में 2 बहन थी और एक इकलौता छोटे भाई थे। उनके माता पिता दोनों बहन का शादी कर देते हैं और इसके बाद तो घर सुनसान हो जाता है। माँ बाप बूढ़े भी अब लग रहे थे, बीमारियां पकड़ रखी थी। इंसान एक उम्र के बाद खुद ही थकावट महसूस करता है। माता पिता उनका अब वृद्धा अवस्था में जाने वाले थे। उनको भी लगभग कुछ न कुछ बीमारियां ने घेर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि मेरा छोटा बेटा अब जाकर शहर में काम करे। जब वो देशराज जी आते हैं तब उनको रोक लेते हैं कि अरे बेटा, बहुत हो गया नौकरी, अब तू कहीं नहीं जाएगा। अगर तू जाएगा तो हम लोग का देखभाल कौन करेगा, हमें दवा बीरों का इलाज कौन कराएगा, डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा। तू ये काम कर, जो तू काम वहाँ पर करता है वैसे ही तू काम यहाँ पर कर ले। हाँ, कुछ कम कमाई होगी लेकिन हमारे साथ में तो रहेगा। ये बात देशराज जी को जच गई थी। देशराज जी ने अब मान लिया कि मेरे माता पिता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो इनको उम्र हो रही है, देखभाल के लिए अब कैसे क्या होगा। देशराज जी जवान हो चुके थे लेकिन अभी शादी ब्याह नहीं हुआ था। उनके माता पिता शादी ब्याह के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन सबसे पहले अपने काम जमाना चाहते थे। आखिरकार देशराज जी मुंबई नहीं जाते हैं और अपने गांव के एक रोड पर टेम्पररी से ढाबा खोल लेते हैं। वही ढाबा जो शाम को थोड़ा रौनक हो जाता था, वहाँ पर खाने पीने वाले लोग आए करते थे और चिकन वगैरह का जो काम करते थे मुंबई में, अब उनको वही आता था, वही काम खोल लिए थे। हाँ, कुछ दिन जरूर परेशानी हुई थी, लेकिन इसके बाद लोगों को पता लगता है कि हाँ, देशराज बहुत बढ़िया चिकन बनाता है, तो चलो आज उसके यहाँ खाना खाया जाए, वहाँ पर स्वाद लिया जाए। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में देशराज जी की जो छोटी सी दुकान थी अब ठीक ठाक काम करने लगी थी। इसके बाद तो देशराज जी पीछे मुड़ के देखते नहीं है। उनके जो ढाबा था नॉन वेज का, शाम के टाइम खुलता था और दिन भर अपना मसाला और जो सब्जी जरूरत पड़ती थी उसके लिए तैयारी करते रहते थे और समय मिलता था थोड़ा आराम भी कर लेते। इसके बीच अपने माता पिता का सेवा भी करना था, देखभाल भी करना था, उनके लिए डॉक्टर के पास ले जाना। मतलब देशराज बिल्कुल खाली नहीं बैठते थे। कभी कभी उनको सुस्ताने का मौका जरूर मिलता था, लेकिन वो मौका सिर्फ रात को वो अच्छी नींद ले पाते थे। हाँ, कभी कभी बीच में माता पिता की तबीयत खराब हो जाता था तो उनको लेकर के हॉस्पिटल भी भागना पड़ता था। तो ये थी देशराज की दिनचर्या। लेकिन ये कहानी यहाँ से तो स्टार्ट होती है, तो चलिए आगे की कहानी देशराज की ही शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम देशराज तो आप जान ही चुके हो। मैं क्या करता था, मेरे परिवार में क्या क्या है, आगे सब आप पता तो चल ही गया है। तो चलिए अब मेन कहानी मैं शुरुआत करता हूँ। जब मेरा काम जम गया था, मेरा ढाबा ठीक ठाक चलने लगा था, पैसा कमाने लगा था, लेकिन पैसा जितना कमाता था इकट्ठा करता था अपनी शादी के लिए। माता पिता मेरे लिए लड़की की तलाश कर रहे थे, रिश्ता भी आ रहा था, लेकिन जब तक
मेरे माँ को पसंद ना आए तब तक वो रिश्ता पक्का नहीं समझा जाता था। मेरे पापा तो भोले भाले थे, जो भी रिश्ता आता था उसको मान लेते थे और कहते कि हाँ ये रिश्ता ठीक है। लेकिन उस टाइम मेरी माँ आगे आती थी, माँ खोजबीन करती थी और तब लगता था कि नहीं, ये रिश्ता हमारी लड़की के लिए ठीक नहीं है। रुक जाता था, रिश्ता ख़त्म हो जाता था, अगली रिश्ता आती थी। और इस तरह मेरे काम तो जम चुका था, लेकिन साल 1.5 साल लगभग लग चुका था। माँ रिश्ता जो ढूंढ रही थी वैसा ही एक रिश्ता आ जाता है। और कमाल की बात थी, ये रिश्ता हमारे नज़दीकी रिश्तेदार ने करवाया था। मैं उस लड़की को देखा भी था, मैं उस गांव में बारात में गया हुआ था। अब मैं उस लड़की को तब देखा था, मैं उस लड़की को सुंदरता पर मोहित हो गया था, लेकिन मैं उसे कभी बातचीत नहीं किया था। जब मैं जानता हूँ कि वही रिश्ता मेरे लिए आया है तो मैं तो बड़ा खुशी से उछल पड़ता हूँ। मुझे लगता है कि अब क्या, जिस चीज़ की मैं कामना करता था वही चीज़ तो अब मेरे घर में आ रही है, वही मेरी पत्नी बन के आ रही है। अब क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार मेरी शादी ब्याह धूमधाम से हो जाती है। मेरे दोनों बहन वो भी आई थी अपने बाल बच्चों को लेकर के, और भी रिश्तेदार आए थे। घर ज़्यादा मेरा बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे तैसे उसी घर में सब कुछ करना था। दुल्हन तो मेरी अब आ गई थी दोपहर में। मैं बार बार अपनी दुल्हन का चक्कर लगा रहा था, लेकिन मेरी बहन मुझे अंदर जाने नहीं देती थी। वो मेरा एक तरह से घेराव करती थी। वो कुछ जो रस्म होती है गांव का वैसे ही। खैर वो रस्म तो मैंने पूरा कर लिया था। मेरा मन बार बार अपनी पत्नी की तरफ खींच के ले जाता था, लेकिन इतना आसान काम नहीं था। दिन में तो अच्छी तरह से मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। मैं कोई ना कोई बहाना लेकर के उस घर में जाता था जिस घर में मेरी दुल्हन थी। रिश्तेदार भी भरे हुए थे, तो ज़्यादा देर तक मैं अपने घर में रुक नहीं पाता था। इतना मैं उससे प्यार करने लगा था। आखिरकार वो पल आता है जिसके लिए मैं बेकरार था, सुहाग रात। रिश्तेदार तो अब खा पी करके आराम से सो गए थे, गर्मी की बात थी। अब मैं भी एक नींद अब सो चुका था। इसके बाद मेरी ही कोई रिश्तेदार मुझे जगाते हैं और कहते हैं, देशराज ये सोने का भक्त नहीं है, जा भाई, तेरी दुल्हन तुझे याद कर रही होगी, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तेरा स्थान यहाँ पर नहीं है, तेरा स्थान तो अब उस घर में है, जा अपने घर में, अपनी बहुरिया के पास में। मैं उनकी बात सुन करके शर्मा गया था। वो मेरे से बड़े थे, मैं उनका आदर करता था। मैं कहने लगा, चाचा जी रहने दो ना। तब कहते, बेटा मैं भी कभी ऐसा ही शर्माता था, लेकिन ये देखो विधि का विधान है, अब मैं तुम्हें जाना तो पड़ेगा। इसके बाद मुझे ज़बरदस्ती उठाते हैं। हालांकि मैं मन ही मन बिल्कुल तैयार था, अगर वो सो जाते ना तो मैं चुपचाप उठ करके चला जाता, लेकिन वो जगे हुए थे। आखिरकार वो मुझे धक्का देते हैं, अरे जा भी, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, जा शर्मा मत मेरे से। इसके बाद दिल धड़क रहा था। मैं अपने पत्नी के कमरे में आता हूँ, वो तो मेरा शायद इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब कमरे के अंदर आता हूँ ना, तब देखता हूँ वो तो नींद में जा चुकी है। मैं धीरे से दरवाज़ा बंद करता हूँ कि कहीं उसका नींद टूट ना जाए। मैं उसको बस निहार रहा था। जैसा मैंने देखा था, बिल्कुल पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैं पलंग पर बैठ जाता हूँ, मैं उसको जगाता नहीं हूँ, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि दिन भर थकी हुई है, चलो आराम करने दो इसको, जब इसकी नींद खुलेगी तब हम इससे बातचीत करेंगे, अपना प्रेम का शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, नींद पूरी होने के बाद में। मैं ही शायद लेट हो चुका था, शायद वो तो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं धीरे से उसके बगल में लेट जाता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, बस मीठे मीठे सपने देखने लगता हूँ। मैं उसकी तरफ देख करके कभी मुस्कुराता हूँ, कभी उसका हसीन चेहरा देख करके मेरा मन खिल उठता है। मेरा मन तो करता था कि उसको जगा दें, लेकिन कहता था मन कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, इसको थोड़ा नींद पूरी कर लेने दो। दिन भर की बेचारी थकी हुई है, आराम की इसकी ज़रूरत है, ये तो हमारा अभी पूरी रात बाकी है। यही सोच करके मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। जैसे ही आंखें बंद करता हूँ ना, थकावट तो मुझे भी थी। मैं भी दिन भर आराम नहीं कर पाया था,
कब मेरी आंख लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब कुछ मुझे महसूस होता है तब मेरी आंख खुल जाती है। मुझे लगा कि मेरी पत्नी जगा रही होगी, मेरी पत्नी मुझे उठा रही होगी, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन जब अपनी और पत्नी के बीच में जो गैप था, उस गैप में किसी को मैं देखता हूं, परछाई जैसा पहले नजर आया था। मैं देखता हूं तो एकदम मेरे तो होश उड़ जाते हैं। ये कौन है भाई, ये कौन है? काला कलूटा परछाई जैसा मुझे पहली बार नजर आया था। जैसे ही मैं आंख खोलता हूं और जब देखता हूं तो मैं उठ के बैठ जाता हूं। और उसी पल वो धुंध जैसे दिखने वाली, परछाई जैसे दिखने वाली जो भी चीज़ थी, लड़का था लड़की थी, वो एकदम वहाँ से गायब हो जाती है। मेरा शरीर कांप जाता है। मेरा शरीर जो है ना, मैं तो एक तरफ अपने पत्नी से मिलने के लिए बेकरार था, लेकिन जब ये दृश्य देखता हूँ ना तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं कांपने लगता हूँ, मैं चीखने की कोशिश करता हूँ लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही है। लेकिन उसी पल मेरी पत्नी जाग जाती है। मुझे इस हालत में देख करके वो भी डर जाती है। क्या हुआ जी आपको, क्या हुआ जी, आप क्यों डरे हुए दिखाई दे रहे, बात क्या हुआ है? वो मुझे संभालने लगती है। आखिरकार वो मुझे शांत करती है। मैं वो कहती है मैं अम्मा जी को बुलाऊं, किसी और को बुलाऊं? और तब मैं मना करता, कह नहीं नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं शांत होता हूँ। और तब मुझसे कहती है आप डरे हुए क्यों थे जी, आप मुझे देख डर गए क्या? मैं कहता हूँ नहीं, आपको देख करके नहीं, आज जो मैं देखा था मैं वही चीज़ बताता हूँ। वो मेरी बात पर यकीन नहीं करती है। कहती है जी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कब यहाँ बैठी बैठी थक गई थी तो मैं सोचा थोड़ा सा अब लेट जाते हैं, मेरी आंख लग गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे बगल में कैसे कोई हो सकता है? क्या जब आप आए थे बाहर से तब यहाँ पर कोई था? तब मैं कहने लगा नहीं, कोई नहीं था। मैं तो काफ़ी देर बैठा हुआ तुम्हें देख रहा था, निहार रहा था। तुम नींद में थी, मैं जगाना उचित नहीं समझा था। मुझे लगा कि तुम्हारी जब नींद पूरी हो जाएगी तुम खुद ही जग जाओगे। इसके बाद तो सारी रात हमारे पास में पड़ी हुई है। मैं भी सुस्ताने लगा, कब मेरी आंख लग गई। इसके बाद लगा कि हम दोनों के बीच में कोई आकर के लेटा हुआ है। मैं देख नहीं पाया अच्छी ढंग से कि लड़का था या लड़की थी, लेकिन इंसान जैसा ही लग रहा था, लेकिन साफ नहीं, धुएं धुएं की तरह दिख रहा था। वही चीज़ देख करके मैं डर गया था। जैसे ये बात बताता हूँ मेरी पत्नी खिलखिला के हंस लेती है और कहती है आपने कोई भयानक ख्वाब देखा होगा। जरूर ये सपना कभी न कभी किसी को आता है, भूत प्रेत का। बचपन में मुझे भी आता था लेकिन अब नहीं आता है। मैं उसकी बात को मान गया था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी सच कह रही है। मैं भी अब विश्वास कर लेता हूँ और कहता हूँ शायद तुम सही कह रही हो। मैं लेट गया था ना, मुझे नींद आ गई थी ना, और तब शायद मैं सपने में था और तभी ये एहसास हुआ था। और इसके बाद हम दोनों अपना प्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी तो कुछ ही देर हुआ था, अभी तो हम एक दूसरे को जान रहे थे, पहचान रहे थे, हम एक दूसरे से कसमें वादे खा रहे थे। और तभी मेरी पत्नी एकदम ऐसा थर 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 सूखे पत्ते की तरह एक बार कांप गई थी। जब वो कांप गई तब मैं कहता हूँ क्या हुआ, क्या हुआ? मैं उसको देख करके थोड़ा हैरान हो जाता हूँ, आखिर हुआ क्या? कुछ बोली नहीं, कुछ बोली नहीं। और मैं जब उससे पूछता हूँ कि तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारा शरीर क्यों कांप गया था, क्या हुआ, डर गई थी क्या? नहीं, वो बोलती है नहीं नहीं मैं डरी नहीं, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है, चक्कर सा आ रहा है, मैं आराम कर लूँ, मैं आराम कर लूँ। मैं कहता हूँ हाँ तुम थकी हुई हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल, ये तो अब हमारे साथ रोज़ होना है। तुम कहाँ भगी जा रही हो, मैं कहाँ भगा जा रहा हूँ। और मैं उसको आराम करने के लिए बोल देता हूँ और मैं उसको सुलाने की कोशिश करता हूँ कि शायद थकावट की वजह से ही इसको चक्कर आ रहा होगा। मैं भी इंसान था, मैं भी उसका दुख तकलीफ समझता था। मुझे लगा कि ये थकावट का असर है। उस चीज़ को मैं भूल जाता हूँ जो कुछ देर पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पत्नी जब कहती है
कुछ भी नहीं है, ये आपका सपना होगा। तो मैं सपना समझ के भूल जाता हूँ। इसके बाद मेरी पत्नी नींद में सो जाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ देर के बाद अचानक आंखें खोल देती है। अभी तो मैं सो भी नहीं पाया था। मैं तो उसी के बारे में सोच रहा था कि देखो, आज थकी हुई है, चलो कोई बात नहीं, कल की देखेंगे, आज छोड़ देते हैं, अब बहुत हो गया। मैं भी ये सब सोचता हुआ और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी पत्नी आँख खोल देती है। जब आँख खोलती है ना, उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ निकलती है। कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आवाज़ उसकी नहीं थी। आवाज़ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर में कोई शरीर में कोई अलग व्यक्ति घुस गया। ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ, चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, आंखों में लालिमा आ गई थी। अजीब हाल था उसका। जब वो जागती है ना नींद से, तब मैं उसका चेहरा देख करके हैरान रह जाता हूँ। मैं उसको संभालने की कोशिश करता हूँ, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब है? वो कुछ बोलती नहीं, बस मुझे घूरती रहती है। फिर अचानक उठ के बैठती है, मेरे को पलंग से धक्का दे देती है। कहती है, तू तू मेरे साथ में सोएगा, तू मेरे साथ में सोएगा, मैं तुझे अपने पास आने भी नहीं दूंगी, भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। आवाज़ भारी भारी किसी औरत की लग रही थी। मैं तो एकदम डर गया था। मैं इतना कभी नहीं डरा था। मैं उसकी आवाज़ सुन करके और दहशत शरीर में हो गई थी। वो आवाज़ मेरी पत्नी की हो ही नहीं सकती थी। जिस तरह से आवाज़ में मुझसे बात कर रही थी, मुझे तो पलंग से धकेली दिया था। मैं पलंग से गिरते गिरते बचा था। मैं अपने आप को नहीं संभालता तो मुझे चोट भी लग सकती थी। मेरी पत्नी बैठी हुई थी, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें एकदम सूज के लाल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू भी अब मुझे टपकता हुआ दिख रहा था। और वो मुझे घुर्रा रही थी किसी जानवर की तरह, और भारी भारी आवाज़ में बोल रही थी, तू इस घर से निकल जा, तू मेरे साथ में सोएगा, तेरी इतनी हिम्मत है, तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी, तुझे भी ख़त्म कर दूंगी, तेरे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगी। तू इस कमरे से निकल जा अभी का अभी। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मेरे पास आने का कोशिश भी मत करना। मैं उसकी बात सुन करके इतना डर चुका था, मैं तो कमरे में रुकना उचित ही नहीं समझा। मुझे लगा कि ये सब क्या हो गया है, ये सब क्या हो गया है। भूत प्रेत के मैं बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानता था। अब पहली नज़र में सब कुछ समझ गया था। इस पर कोई आत्मा का असर आ गया है, जरूर अपने साथ में कोई आत्मा की सवारी लेके आई है। तभी तो इसके साथ में ऐसा हुआ है। मैं खौफ में भर जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। तभी मेरी बहन जाग जाती है। मुझे कमरे से निकलते देख डरी हुई हालत में बहन मुझे चिल्ला के बोलती है, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, क्या बात होगी, तुम डरी हुई क्यों हो? मेरा तो मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं कांप रहा था, कैसे अपने बहन को बताऊं। मैं कोशिश तो कर रहा था कि, लेकिन डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहन मेरी स्थिति को भांप चुकी थी, मुझे बिठाई, पानी पिलाई, कहने लगी, भाई बात क्या है, बात क्या है? मैं बस अपने घर की तरफ इशारा करता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ, बोल तो नहीं पाता हूँ लेकिन इशारा जरूर करता हूँ कि तुम जाओ, कमरे के अंदर में जाओ, कमरे के अंदर में जाओ। शायद मेरा इशारा वो समझ गई थी। उसको लगा कि पति पत्नी में कोई अब तकरार हो गई पहले दिन। ये समझ करके वो मेरे से ज़्यादा सवाल नहीं करती है। मैं डरा हुआ था। वो कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे जाती है ना, इसके बाद उसकी चीखें सुनाई देती है। डर जाती है, खौफ के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसकी चिल्लाहट से हमारे घर के पूरा परिवार, रिश्तेदार सब जग जाते हैं। मेरे माँ दौड़ के आती है, रिश्तेदार में कुछ औरतें थी वो भी आ जाती है। हुआ क्या, हुआ क्या? जब लोग उस कमरे में जाते हैं ना, तो मेरी बहन जमीन पर गिरी हुई थी। मेरी पत्नी उसके सीने पर सवार बैठी थी, उसको गला दबा रही थी, भारी आवाज में बोल रही थी कि तू पहले तेरा भाई आया, अब तू आई है, मैं सबको मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी।
सब समझ गए थे कि माजरा क्या है। जरूर ये दुल्हन अपने साथ में किसी न किसी प्रेतात्मा को लेके हमारे घर तक पहुंच गई है। ये वो हमारी दुल्हन नहीं है, ये जो बोल रही है कोई प्रेतात्मा है। सब डर गए थे। अपने अपने हिसाब से मेरी बहन को अब सुरक्षित निकाला जाता है। अब फिर जो बूढ़े लोग थे, औरतें थी, अपने अपने हिसाब से टोटका करने लगती है, शांत करने में लग जाती है मेरी दुल्हन को। लेकिन बड़ी मुश्किल से वो शांत होती है। शांत होती है चेतावनी देते हुए, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। सब लोग हार मान गए थे। हाँ, कोई नहीं आएगा, तुम आराम से सो जाओ। इसके बाद तो हमारे घर में कोई सो भी नहीं पाया था। हम तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते थे। हमें डर लग रहा था कि हमारी दुल्हन, मेरी पत्नी, सारी बात को सुन लेगी। अब दुल्हन के अंदर में कोई प्रेतात्मा है, वो सारी बात सुन लेगी, ना जाने फिर घर में क्या होगा। सब डरे हुए थे। जो रिश्तेदार औरतें थी अब अपने हिसाब से सब बात बता रही थी। कह रही थी किसी बड़े ओझा को बुलाना पड़ेगा, किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। लग रहा है अपने नैयर से लेके आई है, मैके से लेके आई है। अब कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। अब जो भी इसके शरीर में है ना, शक्तिशाली आत्मा है, कोई चुड़ैल इसके शरीर में आ गई है। डर का माहौल रात भर रहा। सूरज निकलता है, सुबह होती है, मेरी पत्नी का दरवाज़ा बंद ही रहता है। किसी का हिम्मत नहीं होता है कि उसके कमरे में जाए, वहाँ देखे कि मेरी पत्नी कैसी है। कोई हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था ना, कोई जाए ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तो सुबह हो गया था। इसके बाद मैं भी डरते हुए अपने पत्नी के कमरे में दाखिल होता हूँ। तब देखता हूँ मेरी पत्नी मस्त नींद में सो रही है। अब जैसे पहले सुंदर थी वैसे ही लग रही थी। अब उसका डरावना चेहरा नहीं लग रहा था। मैं उसके पास चला तो जाता हूँ, लेकिन पलंग पर बैठने की हिम्मत नहीं करता हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। मैं रात से और अभी में कंपेयर करता हूँ। तब मुझे समझ में आता है रात में इसका चेहरा मोहरा भी काफ़ी बदलाव हो चुका था। लेकिन देखो अब बिल्कुल शांत है। यही तो मेरी पत्नी है। मैं उठाना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं थी। आखिरकार उसको एहसास हो गया था, या सुबह के अब उसको आभास हो गया था कि सुबह हो गया है, क्योंकि बाहर कुछ शोरगुल हो रहा था। तब वो जाग जाती है। मुझे देख करके झट से पलंग से उतरती है, मेरे पैर पकड़ करके अब अभिवादन करती है। हाँ, मैं बस देखता ही रहता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कोई सवाल पूछूं। फिर मेरा हाथ पकड़ के पलंग पर बिठाती है। कहती है कि देखिए, मैं सो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं गहरी नींद में चली गई थी। अपना वो बात बताने लगती है। लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि देखो रात में मेरे साथ में ये क्या क्या बोल रही थी, मेरी बहन के साथ में इसने क्या किया। अभी ये बिल्कुल बदल गई है। मतलब इसके शरीर में जो भी शक्ति थी, प्रेतात्मा थी, अब निकल चुकी है सुबह होते ही। इसके बाद मैं माँ को आवाज़ लगाता हूँ। सारी अब औरतें ताक रही थी कि कब मैं आवाज़ लगाऊं। मैं चला तो गया था, लेकिन सबकी दृष्टि मेरे कमरे के आसपास ही थी। जब आवाज़ लगाता हूं तब मेरी माँ आती है, वो भी देखती है। मेरी दुल्हन उनको भी चरण स्पर्श करती है। और इसके बाद जो भी रिश्तेदार औरतें हैं वो एक एक करके घर में आती हैं। आज सबको मेरी पत्नी आदर देती है, चरण स्पर्श करती है। कोई पहचान ही नहीं सकता था कि रात वाली वो दुल्हन है। रात वाली यही लड़की है जो रात में हंगामा खड़ा कर दिया था। मेरी दीदी को जमीन पर गिरा करके उसका गला घोटने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ में क्या किया था वो तो मैं खुद जानता था। अब मामला बिल्कुल शांत हो चुका था। आखिरकार मेरी माँ मेरी दुल्हन से पूछने लगती कि बहू, तुम्हें कुछ याद है, तुमने रात में इस घर में क्या तमाशा खड़ा किया था? तब मेरी दुल्हन कहती है, माँ जी मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं, क्या मैंने कोई गलती की थी? तब मेरी माँ कहती है, बेटी बहुत ज़्यादा गलती की है। इसके बाद जो जो बात हुआ था मेरी दुल्हन को मेरी माँ बता देती है। जब वो बात बताती है तो मेरी दुल्हन हैरत में रहती है, रोने लगती है कि नहीं जी, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन वो मेरी माँ के साथ
एक रिश्तेदार थी, वो माँ से भी थोड़ा उम्र ज़्यादा था। मेरी माँ को समझाती है, अरे इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये बेचारी को क्या मालूम, इसके शरीर में कौन आया कौन गया, इसको क्या मालूम भाई। अब इसको छोड़ो, आगे के सोचो कि अब करना क्या है। फिर रात आएगी, अभी तो दिन है ना, फिर रात आएगी, अब फिर वही कहानी शुरू हो जाएगा। इससे पहले कुछ ना कुछ हम लोग को करना चाहिए। तुम इससे बात करके समय मत गवाओ। आखिरकार हम लोग आपस में सलाह करते हैं। अब मैं तो समझ नहीं पाया था कि मुझे करना क्या है। आखिरकार माँ फैसला करती है। एक बगल का गांव था, वहाँ पर एक ओझा गुणी रहते थे। अब उनको बुलाया जाता है, आकर के देखते हैं और कहते हैं, अभी तो इसके शरीर में कोई नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर जान लेता। अभी इसके आसपास में भी कोई नहीं है। जब तक इसके शरीर में कोई नहीं रहेगा तब मैं कैसे जान पाऊंगा। अभी मैं इसके लिए क्या करूं। अभी तो कुछ भी करूंगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसके अंदर में आत्मा प्रवेश करेगी तब मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, उससे बातचीत कर सकता हूं, इसके शरीर में रहने का कारण पूछ सकता हूं, कैसे जाएगी उससे मैं बात कर सकता हूं। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो सब लोग परेशान थे कि बाबा अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। कहने लगे कि देखो, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं रात में आ सकता हूँ। प्रेतात्मा जैसे कल रात में आई थी तो आज रात में भी आएगी, और तब हम लोग उस पर काबू करेंगे। मैं समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर इसके शरीर में क्यों आ रही है। मैं उससे बातचीत करूँगा और तब इस समस्या का निदान मिल सकता है। आखिरकार हमारे घर के लोग मान गए थे कि बाबा आप रात को आ जाइए, आपका खाने का पीने का रहने का सब हम इंतजाम कर देंगे। जो भी आपका लगेगा फीस वगैरह दान दक्षिणा हम देने के लिए तैयार हैं। बाबा तो तैयार हो गए थे। कहने लगे ठीक है, मैं शाम के टाइम 8-9 बजे के आसपास में मैं आ जाऊंगा अपनी पूरी तैयारी से। आप लोग डरना मत, घबराना मत। मैं जानता हूं कि जो प्रेतात्मा है अब तो रात में ही आएगी, आधी रात में आएगी, और उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। डर तो लग रहा था मुझे सारा दिन। मैं तो पत्नी के पास 1-2 बार गया था। वो मुस्कुरा कर मेरा स्वागत कर रही थी। अब बार बार माफ़ी मांग रही थी कि देखिए, मुझे नहीं पता कि मैंने आपके साथ में कुछ गलत किया है। मैं तो अपने नींद में चली गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर मैंने आपके साथ में कुछ गलती किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए ना। मैं तो उसको माफ़ कर दिया था। मैं तो जानता था कि ये मेरी पत्नी है। इसके शरीर में जो प्रेतात्मा घुसी थी सब उसका कारनामा है। वही मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है, मेरी बहन के साथ में किया है। मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन रह रह करके मुझे वो राहत का सीन याद आता था, और तब मैं झुरझुरी ले लेता था, डर जाता था। हाँ, कभी कभी मेरी पत्नी मेरी तरफ देखती थी ना, और उसकी आंखें वास्तव में कुछ बड़ी ही थी। जब वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती थी, अब वो मुस्कुरा के भी बोलती थी, तो उसकी आंखों से मुझे डर लगने लगा था। मैं जाने की कोशिश करता था उसके पास में, लेकिन रात का सीन याद करके मैं घबरा जाता था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसके पास जाके बैठूं और उसके साथ में बातचीत करूं। डर लगता था। आखिरकार ऐसे ही दिन पूरा का पूरा निकल चुका था। रिश्तेदार जो जाने वाले थे वो भी रुक गए थे। वो देखना चाहते थे कि रात में होता क्या है, वो जो गुनी बाबा हैं इस आत्मा को कैसे भगाते हैं। आखिरकार रात होती है, गुनी बाबा अपने वक्त पर आ जाते हैं। और इसके बाद तो सब लोग बस, जो भी दृष्टि थी हमारी पत्नी की तरफ जो कमरे के अंदर में थी। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो वक्त आ चुका था, आज जब मेरे को गुनी बाबा कहते हैं, बेटा जाओ कमरे में, डरो मत, आज मैं हूं तुम्हारे साथ में, कोई ऊंच नीच होगा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम हिम्मत दिखाना। वो प्रेतात्मा तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम उससे डरना मत, उसका सामना करना। अगर कुछ होगा तो तुम मुझे आवाज़ दे देना। मैं इसी पल के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, और बाकी मेरा काम है मेरा संभालना। कैसे मैं संभालूंगा सब कुछ तुम देख पाओगे। अब तुम जाओ भी, अब डरो मत, डर अपने शरीर से निकाल दो, मैं हूं नहीं यहाँ पर। मेरी माँ भी कहती है, रिश्तेदार औरतें भी कहती कि बेटा जाओ ना। जैसे गुनी बाबा कह रहे हैं
ये तुम्हारी भले के लिए तो आए हैं, जाओ डरो मत। आखिरकार रात, आधी रात अब स्टार्ट हो चुकी थी। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, डर रहा था। लेकिन जब सारे लोग मुझे प्रेशर देने लगे, तब मेरा कदम अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कमरा बंद था बाहर से ही, और मैं धीरे से खोलता हूँ। मैं देखता हूँ आज भी मेरी पत्नी नींद में सो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। वो मेरा इंतजार करते करते आखिरकार बेचारी थकी हुई और सो जाती है। मेरा तो अब उसको देख करके मन तो कर रहा था कि जाके मैं अपनी पत्नी से प्यार करूं, लेकिन रात वाला सीन याद करके मैं घबरा जाता हूँ। पलंग के पास बैठ तो जाता हूँ, लेकिन मैं उसको जगा नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। आखिरकार कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। मेरी पत्नी करवट लेती है। हाँ, करवट लेते ही शायद उसको आभास हो गया था कि मैं अंदर आ चुका हूँ। झट से उठ के बैठ जाती है, आके मेरे पैर छूती है, चरण स्पर्श करती है। हाँ, मैं उसको देख करके अब बस देखता ही रह जाता हूँ। ये तो मेरी पत्नी थी, कल वाला रात वाला रूप नहीं था। मैं मन ही मन खुश हो जाता हूँ कि चलो आज मेरी पत्नी सही सलामत है, इसमें अभी आत्मा का असर नहीं है, चलो अच्छी बात है। हाँ, मैं उसको तो कभी माफ़ कर दिया था। मैं अपनी पत्नी को अब बिठाता हूँ पलंग पर। अब पूछता हूँ कि तुम ठीक हो ना, कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरी पत्नी कहती कि नहीं जी, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम लोग बस कुछ ही देर बात कर पाते हैं। हाँ, तभी वो झुरझुरी लेना शुरू कर देती है। पूरा शरीर उसका कांपने लगता है। जैसे कांपता है तो मैं कल वाला इमेजिन कर लेता हूँ। ऐसे ही तो हुआ था कल की रात, जैसे आज हुआ है। और अगले पल बड़ी बड़ी उसकी आंखें तो पहले ही थी और बड़ी हो जाती है, उसकी रंगत बदल जाती है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है। हाँ, मेरा गला को दबोच लेती है, भारी आवाज में कहती है, तुझे मैं समझाई थी ना कि इसके पास में मत आना, मेरे पास बिल्कुल चिपकने का कोशिश मत करना, इस घर में घुसने का हिम्मत मत करना। तू मेरी चेतावनी भूल गया, तू मेरी चेतावनी भूल गया। वो आवाज मेरी पत्नी की नहीं थी, कहीं से भी पत्नी की आवाज हो ही नहीं सकती थी। मैं तो खौफ में भर गया था, मैं चिल्लाना तक भूल गया था, जबकि वो गुणी बाबा बाहर में मेरा इंतजार कर रहे थे कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हो और तब मैं उनको चीख के बताऊं कि बाबा जी आ जाओ। मैं चिल्लाना भूल गया था। मेरी पत्नी गला दबोच लेती है। वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती थी, वो तो उसके अंदर में वो आत्मा थी जो अब एक तरह से उसको पूरा को बस में किया हुआ था। सब वही कर रही थी, भारी आवाज में मुझे धमकी दे रही थी, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गला दबाने लगी थी, मेरा दम घुटने लगा था, मुझे लगा था मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। और तब मैं अपनी ताकत को आजमाता हूँ। मेरे अंदर में ताकत बहुत थी, मैं देखने में पहलवान सरीखा था, और मैं उलझ जाता हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बाबा बाबा चिल्लाता हूँ। ये मेरी आवाज़ बाहर तक जाती है। अगले पल दरवाज़ा खुलता है, पहले मेरे माँ दाखिल होती है और उसके पीछे पीछे वही गुनी बाबा। गुनी बाबा औरत को देखते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, तुम लोग कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम लोग कमरे से बाहर निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ बाहर। मैं डर गया था, बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन को छुड़ा पाता हूँ, लेकिन मेरी माँ कहती है कि बाबा जी मेरे सामने में करो, जो कुछ करना है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं नहीं डरती। आखिरकार मुझे तो कमरे से निकाल दिया जाता है, लेकिन माँ मेरी वहाँ पर डटी रहती है हिम्मत करके। हाँ, इसके बाद गुनी बाबा अब उसके ऊपर में भभूत फेंकते हैं, अपना तंत्र मंत्र का जाल फेंकते हैं। हाँ, उसे कड़कती आवाज़ पूछते हैं, तू कौन है, इस बेचारी दुल्हन के अंदर में तू कैसे आई। हाँ, तब वो कुछ बोलती नहीं है, बाबा की तरफ अपनी लाल लाल आंखों से घूर कर देखती है, जैसे बाबा को अब कुछ बुरा कर देगी। लेकिन बाबा कहाँ थकने वाले थे, ना डरने वाले थे। एक बार जवाब नहीं देती, दूसरी बार भभूत फेंकते हैं, कहते हैं तुझे बताना पड़ेगा, तू इस बेचारी को इतना कष्ट क्यों दे रही है। देखो ये नई नवेली दुल्हन है, इस घर में ब्याह क्या रही है, इसका इज्जत का तूने जनाजा निकाल दिया है। तू है कौन, तू इसके शरीर में कैसे आई, तुझे निकलने के लिए क्या चाहिए, जो कुछ है
तू मुझे बता दे। बाबा बार बार भभूत फेंकते थे और उस आत्मा से बात करने का कोशिश करते थे, लेकिन आत्मा जो है ना, वो तो चुप्पी साध लिया था। बाबा को देख करके उसकी बोलती बंद हो गई थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस बाबा की तरफ खा जाने वाली दृष्टि से देखे जा रही थी। लेकिन बाबा भी डरने वाले नहीं थे, बहुत कोशिश करते हैं। आखिरकार लड़की बताती है, और वो जो बताती है ना, उसकी बात सुन करके मेरी माँ जो अंदर थी वो भी डर जाती है। वो कहती है, मैं इसके गांव के शमशान से आई हूँ, मुझे किसी ने भेजा है, मुझे किसी ने भेजा है, मैं अपने आप नहीं आई हूँ, मुझे भेजा गया है। बाबा जी कहते हैं, कौन भेजा है, किसने तुम्हें भेजा है, सब कुछ बताओ। हाँ, तुम कैसे जाओगी, जो तुम्हें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यही है, इसका शरीर छोड़ दो और इसके पास दोबारा मत आना। जो तुम्हें ख्वाहिश है तुम अपनी ख्वाहिश मुझे बता सकती हो, लेकिन पहले बताओ तुम आई कैसे, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। वो पहले तो शांत रही और इसके बाद एक छोटी सी कहानी बताती है और कहती है, ये जो लड़की है ना, इसको चाहने वाले बहुत थे। जब ये स्कूल में जाया करती थी, पढ़ाई किया करती थी, और तब पास का गांव का एक नौजवान लड़का इसको पसंद करने लगा था। कई बार इस लड़की से बात करने का कोशिश किया, प्रेम को प्रकट किया था, लेकिन ये लड़की किसी खास मिट्टी की बनी हुई थी। ये सबको दुत्कार देती है और कहती है, हम पढ़ने के लिए आते हैं, प्रेम करने के लिए नहीं, हमसे आप दूर हो जाइए। लेकिन लड़का वो पीछे हटने के लिए राजी नहीं हो रहा था। कई बार इस लड़की से टकराता है और जिद करता है कि तुम मेरे साथ में प्रेम करो, लेकिन लड़की हर बार इसको डांट के भगा देती है और धमकी देती है कि देखो, अगर तुमने मेरे रास्ते से नहीं हटा तो मैं अपने परिवार को बुलाऊंगी और इसके बाद सोच लो तुम्हारी क्या हालत होगी। इसके बाद वो लड़का डर जाता है, लेकिन पीछा करना छोड़ता नहीं है। दूर दूर से अब उसको देखता रहता है, अपने मन में तरह तरह का प्लान बनाता है। जब उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करना चाहिए, तब शमशान वाले बाबा के पास जाता है, अपनी जो भी प्रेम कहानी है बाबा जी को बताता है। बाबा जी मना करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो जिद पकड़ लेता है कि बाबा जी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा जी उसको समझाने लगे कि देखो, ये जो तुम करने जा रहे हो ना, किसी के साथ में जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जाता है। जब लड़की नहीं चाहती है तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। बस कहने लगा कि बाबा जी, एक बार मैं उस लड़की से अकेले में मिलना चाहता हूँ और इसके बाद मैं कभी भी उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा। अब बाबा जी उस लड़के की जिद के आगे अब मान जाते हैं। वो उसको कुछ चीज़ देते हैं और कहते हैं कि जा, जब भी वो लड़की पास में आए ना, तुम अब उसके पीछे से जा कर के उसके ऊपर में ये चीज़ डाल देना। एक बबूत थी, तंत्र मंत्र से भरी हुई। लड़का मौका देखता है, जब वो लड़की आगे चलती जाती है, वो पेड़ के पास छिपा होता है, और जब लड़की उसके पास से गुजरती है, वो भभूत उसके पास में डाल देता है। वो भभूत में बहुत बड़ा रहस्य था। उसमें रहस्य था कि उसके अंदर में एक प्रेतात्मा थी। प्रेतात्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और इसके बाद उस टाइम तो लड़की को कुछ असर नहीं होता है। स्कूल में जाती है, स्कूल में जाने के बाद छुट्टी होती है और तब लौटती है। वो लड़का तो पीछा कर रहा था, लेकिन लड़की के सामने जब आता है, लड़की फिर गुस्से में आ जाती है। अब ये सब देख करके लड़का सहम जाता है कि ये तो कुछ काम ही नहीं किया। आखिरकार वो बाबा जी के पास जाता है, कहता है पूरा अपनी राम कहानी कि बाबा जी, भभूत तो हमने फेंक दिया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तब बाबा जी कहते हैं कि मैंने जो करना था कर दिया, इससे आगे अब मुझ पर उम्मीद मत रखना। इसके बाद बाबा जी लड़के को भगा देते हैं, लेकिन उस भभूत में एक प्रेतात्मा थी और वो प्रेतात्मा इस लड़की के शरीर में दाखिल हो गई थी। इसी के साथ में अब रहा करती थी। हमेशा जब ये शादी ब्याह करके आती है, तब प्रेतात्मा इसी के साथ में यहाँ तक भी आ जाती है। बस इतनी सी कहानी है। जब सब लोग उस कहानी को जान लेते हैं तो सब
एक तरह से नाराज रहते हैं उस लड़के पर। देखो, उस लड़के ने अपने प्रेम के खातिर एक नादान भोली भाली लड़की को और ऐसा जाल में उलझा दिया। आखिरकार अब वो बाबा अपना काम शुरू कर देते हैं। उस प्रेतात्मा से कहते हैं कि ठीक है, आपने इस लड़की के शरीर में रहा इतने दिन तक, लेकिन आप जाइए। अब आप जाने के लिए क्या लीजिएगा? लेकिन वो प्रेतात्मा कहती है कि नहीं, जब तक बाबा जी मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं इस लड़की को शरीर को छोड़ करके जा नहीं पाऊंगी। वो जो बाबा थे बहुत कोशिश किए थे, और लेकिन वो अपनी हट पर अड़ी हुई थी। चाहे आप मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इसके शरीर को छोड़कर जा नहीं पाऊंगी। जब तक बाबा जी मुझे आदेश नहीं देंगे तब तक मैं इसके शरीर से कहीं दूर जा नहीं सकती हूँ। चाहे आप मेरे लिए कुछ भी कर लो। इसके बाद बाबा जी भी हार गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बाबा जी को कैसे ढूंढे, कहाँ मिलेंगे। आखिरकार मैं अपनी जिम्मेदारी समझ गया था कि मुझे अब क्या करना है। अपनी पत्नी का रक्षा करने का अब मैं अपना फर्ज निभाने वाला था। मैं अपने माँ को समझाता हूँ कि आप चिंता छोड़ दो, मैं ससुराल जाता हूँ और वहाँ पर सब जानकारी इकट्ठा करूँगा। मैं वो शमशान भी ढूंढ लूँगा। बाबा होंगे, वो नहीं होंगे, उनका चिले चपाटी होंगे, कोई ना कोई तो मुझे मिल जाएगा। मैं बाबा जी से मिलूँगा, पूरा अपना दुख तकलीफ बताऊँगा। बाबा जी हमारा ज़रूर मदद करेंगे। मेरा माँ तो मना कर देती है कि नहीं बेटा, हम किसी दूसरे तांत्रिक के पास चलेंगे, लेकिन तुम मत जाना उस जगह पर, तुम्हारी जान का खतरा हो जाएगा, तुम वहाँ पर मत जाना। लेकिन मैं अपनी माँ को समझा देता हूँ कि माँ, कोई भी तांत्रिक लेके आओगी ना, हाँ हो सकता है कुछ टाइम के लिए चला जाए, लेकिन ये शरीर छोड़ेगी नहीं। मुझे तो उसके गांव जाना ही पड़ेगा, ससुराल जाना ही पड़ेगा। अब मैं सब कुछ करके ही लौटूंगा। माँ मुझे अकेला भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब काम मैं अकेले ही कर पाता था। मैं अपनी पत्नी की खातिर आखिरकार मैं वो लड़ाई जीतने के लिए निकल पड़ता हूँ। मैं ससुराल जाता हूँ। ससुराल जाने के बाद मैं अपने सास से सब कुछ बताता हूँ। मेरी जो सास है ना, डर जाती है, कहती है बेटा, यहाँ पर कभी भी इसके साथ में ऐसा कुछ कहानी नहीं बनी थी। तब मैं बताता हूँ कि उस लड़की की आत्मा ने कहा था, वहाँ पर लड़की के शरीर में ऐसा कुछ लक्षण आया नहीं था। ये तो मामला हमारे घर में जाके हुआ। जब मैं उस रात को उस कमरे में जाता हूँ, शायद वो समझ जाती है कि मैं अब कोई अलग हूँ, और शायद उस लड़की को रक्षा कर रही थी, या भगवान ही जाने। सास तो डर गई, परिवार के लोग डर गए थे। अब मैं अपना आने का मकसद बताता हूँ, और तब मैं पूरी कहानी समझा देता हूँ कि मुझे करना क्या है। आखिरकार ससुराल के लोग मेरा साथ देते हैं। मैं उसके स्कूल में जाता हूँ, और वहाँ से मैं पास का जो शमशान है मैं पता करता हूँ। शमशान मुझे मिल जाता है। मैं दिन के टाइम में जाता हूँ तो वहाँ बिल्कुल खाली था। आसपास में जो खेतिहर लोग थे, मैं उनसे पता करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि ये बाबा जी कब आते हैं, और तब वो लोग कहते हैं इनका आने जाने का कोई ठिकाना नहीं है। वो अलग ही किस्म के इंसान हैं। शरीर पर एक कपड़ा होता है, भभूत मले होते हैं, बड़ा बड़ा जटा है। हम लोग तो उनको बस ऐसे ही देखे हैं। वो रात में कभी कभी आते होंगे, विशेष मुझे जानकारी नहीं। इतना तो मुझे पता चल गया था कि बाबा जी जरूर मिलेंगे तो इसी जगह पर मिलेंगे। ससुराल के लोग डरे हुए थे। मैं तो रात को जाने को तैयार था, लेकिन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, नहीं दामाद जी, आप अकेले मत जाओगे। और तब मैं अपने सास ससुर को समझाता हूँ कि देखिए, मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा, और तभी मामला आगे बढ़ेगा। वो मुझे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया था, अपनी पत्नी की खातिर। उस आत्मा से मैं भी आज़ादी चाहता था जो मेरी पत्नी के शरीर में बैठी हुई थी। इसके बाद में जब रात हो जाती है, तब मैं तैयारी से जाता हूँ, टॉर्च वगैरह लेकर के शमशान में जाता हूँ। डर तो लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये डर जब मेरा निकल जाएगा, जब मेरी पत्नी सुखी हो जाएगी, उसके अंदर से आत्मा निकल जाएगी। ये डर थोड़े समय के लिए है, मुझे डरना जरूर चाहिए। आखिरकार मैं डरते डरते शमशान के अंदर दाखिल होता हूँ। तब मैं देखता हूँ आग जल रही है, आग के पास में कोई बैठा हुआ है। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ और बाबा जी के पास पहुँच जाता हूँ।
बाबा जी दूर से देख लेते हैं, कौन? रात में यहाँ क्या करने आए हो? रात में यहाँ इंसान नहीं आते हैं, तुम चले जाओ, जो भी हो वापस जाओ, वापस जाओ। मुझे धमकाते हैं, ललकारते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। बाबा जी के पास जाता हूँ और ज़मीन पर बैठ जाता हूँ, बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। बाबा जी मुझे अभी भी भगा रहे थे, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम किसी कोई काम कराने के लिए आए हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। रात में यहाँ इंसान नहीं आते हैं, यहाँ तो भूत प्रेत भरे हुए हैं, जाओ जाओ, तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं वहाँ जिद करके बैठ जाता हूँ। आखिरकार बाबा जी पूछते हैं, तू यहाँ पर क्यों आया नौजवान, क्या तुम्हें चाहिए? तब मैं कहता हूँ, बाबा जी आप याद करना, कभी हमारी तरह एक नौजवान आपके पास में आया था, एक लड़की को बस में करना चाहता था। आपने उसको कुछ भभूत दिया था, उस भभूत के अंदर में कोई आपने शक्ति डाली हुई थी। वो भभूत उस लड़की के ऊपर में लड़का फेंक देता है, लेकिन लड़की उसके काबू में नहीं आती है। लेकिन वो आत्मा अभी भी उसके शरीर में बैठी हुई है। आज उस लड़की की शादी हो गई है, अपने ससुराल गई हुई है, लेकिन वो आत्मा रात के टाइम उसके शरीर से बाहर निकल आती है और उसके साथ बिस्तर पर लेटती है। तब कहते हैं कि तू कैसे जानता है, तू उस लड़की का कौन लगता है? तब मैं कहता हूँ, मैं उसका पति हूँ। आज जो रात में खेल हुआ था, पूरा खेल बाबा जी को बता देता हूँ। बाबा जी मेरी तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद क्या हुआ? अभी तक वो प्रेतात्मा उसी के अंदर में है। वो बाबा जी मुझसे सवाल पूछते हैं, तब मैं कहता हूँ, हाँ हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हल्की सी परछाई मुझे काली काली नजर आई थी। उस टाइम मैं जान नहीं पाया था। मेरी पत्नी कहती है, आपने कोई भयानक सपना देखा होगा। पूरी कहानी बता देता हूँ। वो जो गुनी बाबा थे उनके बारे में बता देता हूँ। जो उन्होंने तंत्र मंत्र रात भर किया था, उनकी काबू भी नहीं आई थी। तब वो जो बाबा थे कुछ देर तो चुपचाप रहे और कहने लगे कि देख, मेरे से अनजाने में ये हो गया, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका इलाज मेरे पास में है। और इसके बाद एक मंत्र पढ़ करके भभूत में पुड़िया बना के मुझे दे देते हैं। कहते हैं जब तेरी दुल्हन पूरी तरह से नींद में सोई हुई हो, तब ये काम करना, उसके जागते भर में मत ये काम करना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो उसको संभाल नहीं पाएगा। मैं डर गया था कि क्या हो जाएगा बाबा जी। तब बाबा जी कहते हैं, जैसे ही भभूत डालेगा ना, चाहे दिन में डाले या रात में, वो आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलेगी और तुझ पर हमला कर देगी, तुझे छोड़ेगी नहीं, तुझे कच्चा चबा जाएगी। बाबा जी ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था, मैं डर भी गया था। तब मैं कहने लगा, बाबा जी ये उपकार कर दीजिए, मेरे घर पर चलिए, ये जो काम आपने किया था उसको आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन बाबा जी हट्ठी आदमी थे। कहते हैं, बाबा कि मैं किसी के घर पर जाता नहीं हूँ, मैं शमशान में रहता हूँ, यही मेरा नगरी है, यही मेरा घर है, यही मेरा द्वार है, मैं किसी के घर पर आता जाता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो भभूत दिया है उसमें शक्तिशाली मंत्र है, वो मंत्र बहुत काम करेगा, जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। अगर इसके बाद भी काम नहीं बनता तो मेरे पास में ज़रूर आना, मैं दूसरा तरीका भी अपनाऊंगा। जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मैं तुम्हें भभूत दिया ना, जिस तरह से बताया है वैसे ही काम कर लेना। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अंदर से खुश भी था। अपने ससुराल पहुँचता हूँ और ससुराल के लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। सबके चेहरे पर डर के रेखाएं मुझे साफ नज़र आ रही थी। उनको लगा कि मैं सही सलामत घर लौट नहीं पाऊँगा, लेकिन जब मुझे देखते हैं सही सलामत, तब उनके चेहरे पर अब रौनक आ जाता है। सब पूछते हैं काम हुआ? तब मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, हाँ काम हो गया। अगली सुबह मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ, लेकिन बाबा जी ने कहा था ये दिन में कोशिश मत करना, जब रात हो जाए और तुम्हारी पत्नी गहरी नींद में सो जाए, तब ये भभूत उसके ऊपर में डाल देना, सब कुछ सही हो जाएगा। पूरा दिन मैं घर में पहुंचता हूं, पूरा दिन इंतज़ार करते हैं। मैं अपनी माँ को बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरी माँ भी डरी हुई थी, अगर बेटा तू डालेगा, वो प्रेतात्मा उसके शरीर से बाहर निकल आएगी और तुझे हमला कर दिया, तब क्या होगा, तब क्या होगा? नहीं बेटा ये काम मत कर, हम गुनीज बाबा जी को बुला लेते हैं,
ये भभूत उन्हीं को दे देंगे, वही अपने आप कर देंगे। तब मैं कहता हूँ नहीं, गुनी बाबा ये काम नहीं करेंगे, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये जो मंत्र भभूत में बाबा जी दिया है, उन्होंने बताया है बेटा तुझे ही काम करना पड़ेगा। मैं किसी को दे करके रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ भी हो सकता है, मेरी पत्नी को खतरा भी हो सकता है, मेरे भी खतरा हो सकता है। मैं कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। परिवार के लोग मुझे समझा समझा के थक गए थे कि बेटा ये काम मत कर, ये काम मत कर, गोनी बाबा का करने दे। लेकिन मैं कहता हूँ आज के बाद हमारे घर में गोनी बाबा बिल्कुल नहीं आएंगे। आज ये आखिरी काम है, और इसके बाद वो प्रेतात्मा मेरी पत्नी के शरीर में कभी नहीं रहेगी। आखिरकार रात होता है, 8 बजता है, मेरा दिल धक धक करने लगता है। 1-2 बार मैं पत्नी के कमरे में गया था, और तभी पूरे होशो हवास में थी। मुझे देख के मुस्कुराती थी, जाते ही चरण छूती थी, और मैं देख करके कलेजे में ठंडक पड़ती थी। चलो बस आज है, आज के बाद पत्नी तो हमारी ही रहेगी ना। हम इससे मिलेंगे, अपने दिल की बात उसे सुनाएंगे, उसकी बात हम सुनेंगे। बस आज जो है, आज के लिए कठिनाई है। आखिरकार जब आधी रात हो जाता है, तब मैं हिम्मत करता हूँ, लेकिन माँ मेरा साथ नहीं छोड़ती। कहती बेटा मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगी। आखिरकार माँ थी ना। मैं कहता हूँ माँ अंदर मत जाना, आप दरवाजे पर खड़ा रहना, मैं अंदर जाऊँगा, सारा काम मैं करूँगा। अगर मेरे पर कोई विपदा आई तब आप देख लेना, ऐसे अंदर आने का कोशिश मत करना। मैं हिम्मत करता हूँ, धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता हूँ। माँ बाहर खड़ी रहती है, अंदर जाता हूँ, धीरे से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैं जानता था कि पत्नी सोई मिलेगी, और वैसे ही होता है। मैं जब पलंग के पास जाता हूँ तो पत्नी बेसुध सोई हुई पड़ी थी। चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा था जैसे मैंने देखा था। बिल्कुल शांत सोई हुई, और मैं धीरे से भभूत पुड़िया खोलता हूँ और ईश्वर का नाम लेता हूँ, और इसके बाद पूरी पुड़िया उसके सर, माथे, पूरे शरीर पर छिड़क देता हूँ। अभी तक वो नींद में थी। भभूत डालने के बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन चमत्कार हुआ था। बस कुछ ही देर हुआ था, और अचानक पत्नी झटके से उठ करके बैठ जाती है। वही उसका रंग रूप पहले वाला आ जाता है। बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, डरावना चेहरा हो जाता है, चेहरे की रंगत लाल हो जाती है। अब मुझ पर झपट पड़ती है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। वो मेरा गला दबाने की कोशिश करती है, और मैं तो बस स्थिर खड़ा था। मैं भी आज हट कर लिया था, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, ना मैं डरूंगा, ना कदम अपना पीछे हटाऊंगा। ऐसा मेरे साथ में कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है अब उसके हाथों में वो ताकत नहीं थी जैसा ताकत मैं पहले महसूस किया था। वो कोशिश तो करती है कि मेरा गला दबा दे, मेरा गला दबा दे, लेकिन वो दबा नहीं पाती है। मैं देखता हूँ उसकी आंखों से आंसू बहता जा रहा है, धार गिर रहा है आंसुओं का। वो चीख रही है, गुर्रा रही है, चिल्ला रही है, और आखिरकार वो मेरा गला छोड़ देती है। रोने लगती है, दहाड़े मार मार करके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा वो महात्मा जी ने, शमशान वाले बाबा ने बताया था। वो तो रो रही थी, अपनी आंखें नीचे झुका लिया था, और मैं तो खड़ा बस उसको देख रहा था। माँ बार बार आवाज़ लगा रही थी बेटा मैं अंदर आऊँ, और तब मैं माँ को बोलता हूँ नहीं माँ तुम बाहर ही रहना, बाहर ही रहना, मुझे सब कुछ संभालना आता है, तुम डरो मत, डरो मत। काफ़ी देर तक मेरी पत्नी अपने घुटनों में सर लगा करके रोती रही, और आखिरकार धड़ाम से बिस्तर पर गिर जाती है। जैसे ही गिरती है ना, मैं उसको संभाल लेता हूँ। मैं देखता हूँ बेहोशी में चली गई है, और उसी वक्त में एक परछाई सी मुझे उसी जगह पर नजर आती है जैसा मैं पहली रात को देखा था। काली काली सी धुएं जैसी परछाई, आप पास में खिड़की थी, उसी खिड़की से जैसे धुआं निकल जाता है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसके बाद मैं माँ को आवाज़ देता हूँ माँ जल्दी आओ, जल्दी आओ, और साथ में पानी भी लाना। माँ तो मेरा इंतजार कर रही थी। परिवार के लोग भी और भी जगे हुए थे, सब जानने के लिए इच्छुक थे कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार माँ को मैं आवाज़ देता हूँ तो माँ तो पहले से तैयार थी, लेकिन पानी नहीं था। पानी लोटे में लेके आती है, दरवाज़ा खोलती है, अंदर आती है,
अपनी बहू की हालत देखती है, डर जाती, क्या हो गया इसको, क्या हो गया। और तब मैं माँ को समझाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, आत्मा इसका शरीर से बाहर निकल चुकी है, अब बेहोशी की हालत में है, हमें धीरे धीरे इसको होश में लाना है। और जब होश में आ जाएगी ना तो सब इसको कोई बात याद रहेगी भी नहीं, और ना पहले भी इसको बात याद रहती थी। बस इसको किसी तरह से हमें, मैं माँ को बोल रहा था कि माँ बस धीरे धीरे इसके चेहरे पर हल्के हल्के पानी डालना, ज़्यादा मत डालना, धीरे धीरे इसको होश में आने देते हैं। और आखिरकार हम लोग का मेहनत रंग लाता है। मेरी पत्नी धीरे धीरे आंखें खोल देती है, आखिरकार उसको होश में आ जाती है और उठ के बैठ जाती है। मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में क्या हुआ। और तब मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ, तुम पलंग से नीचे गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, हम घबरा गए थे, और देखो तुम ठीक ठाक हो, हम तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, बस इतनी सी बात है। पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पलंग से गिरी थी, वो जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम कहाँ बताने वाले थे। आखिरकार वो प्रेतात्मा मेरे पत्नी का शरीर छोड़ देती है, और इसके बाद हमारा घर खुशहाली से भर जाता है। मैं काफ़ी इंतज़ार किया था, मैं उस जगह पर गया जहाँ पर रात को कोई भी इंसान जाने से डरता है। मैं उस जगह पर जाकर हिम्मत किया, बाबा जी को मनाया, बाबा जी तो मुझे पास में फटकने में नहीं दे रहे थे। आखिरकार मेरा मेहनत रंग लाया था, अपनी पत्नी के लिए मैं ये काम किया था जो मैं आज कभी सोच करके डरता हूँ कि मेरे अंदर में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। ये मेरा पत्नी का प्यार था, मैं तो आज भी यही मानता हूँ, ये सब काम अपनी पत्नी के लिए किया था। तो दोस्तों, ये थी देशराज जी की अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हुई हो, अपनी कोई आप बीती हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कहानी का हमें इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।